हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कैश बुक क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है और कौन सी बुक के अंदर कौन से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है और कौन सी बुक जो पहले थी लेकिन अब नहीं है। ये सारी चीजें और जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो हमने डिस्कस कर लिया था अपने लास्ट वीडियो के अंदर कैश बुक के। अब हम पढ़ने वाले हैं सिंगल टॉपिक, अपना सिंगल कैश बुक लेंगे, किस तरह से प्रिपेयर होती है, कैसे ट्रांजेक्शन्स को उसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो स्टूडेंट फर्स्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल और सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया था कि सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है, जिसके अंदर अमाउंट का केवल एक ही कॉलम होता है और वो कॉलम होता है कैश का। यानी इस बुक के अंदर केवल कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड किया जाएगा, बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो वो कहलाती है आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक। अब बात करते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट कैसा है, किस तरह से ट्रांजेक्शन्स को इसको अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, अब जो हम ये कैश बुक पढ़ने वाले हैं इसके फॉर्मेट में कोई ज्यादा चेंज नहीं है। जो आपने लास्ट अभी लेजर का जो फॉर्मेट देखा था वो लेजर का फॉर्मेट ही सेम इधर है, केवल एक छोटा सा एक कॉलम एक्स्ट्रा और बनता है इसके अंदर। तो देखते हैं इसके फॉर्मेट में क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से लिखा जाता है। तो फॉर्मेट में सबसे पहले लिखी जाती है डेट, जैसा कि नॉर्मल हर फॉर्मेट के अंदर होता है। सेकंड नंबर पर आता है पर्टिकुलर्स, ये चीज भी हर कॉलम में मतलब हर बुक के अंदर होती है नॉर्मली। फिर इसके अंदर एक कॉलम आता है इनवॉइस नंबर या वाउचर नंबर भी लिख सकते हैं हम यहां पर। एक कॉलम होता है हमारा एलएफ का, लेजर फोलियो, और एक कॉलम हमारा होगा अमाउंट का जो कि कैश का होगा। ठीक है, ये डेबिट साइड पूरी हो गई। डेबिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, एलएफ और अमाउंट या वाउचर नंबर भी लिख सकते हैं आप यहां पर। सेम चीज ये की वापस रिपीट हो जाएगी इस साइड में, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, एलएफ और अमाउंट। तो ये हमारा फॉर्मेट हो जाएगा कैश बुक का। इधर वाली साइड हो जाएगी हमारी सीआर साइड और इस तरफ वाली साइड हो जाएगी हमारी डीआर साइड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फॉर्मेट हमारा देखिए, जो लेजर का फॉर्मेट था वही सेम फॉर्मेट है, कोई चेंज नहीं है, केवल एक कॉलम एक्स्ट्रा आया है इनवॉइस नंबर वाला। बाकी वही डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, ये अमाउंट हमारे कॉलम में होता है। अब आपको पता भी है कि डेट के कॉलम में हम डेट लिखते हैं, पर्टिकुलर के कॉलम में हम लिखेंगे ट्रांजेक्शन, कि किसके थ्रू पैसा आया है और किसके थ्रू पैसा गया है। तो वो हम पर्टिकुलर के कॉलम में डिटेल लिख देंगे उसकी। फिर इनवॉइस नंबर के अंदर, इनवॉइस नंबर का मतलब होता है बिल नंबर जो होते हैं वो, या आपने वाउचर जो बना करके दिया है कैश पेमेंट के लिए, उसके वाउचर के जो नंबर होते हैं वो वाउचर नंबर यहाँ पर लिखे जाते हैं। यहाँ पर इनवॉइस नंबर की जगह पर आप वाउचर नंबर लिखेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि मोस्टली पेमेंट जो होता है उसके अंदर वाउचर्स का पेमेंट, वाउचर्स के थ्रू जो है वो पेमेंट किया जाता है उनको। तो यहाँ पर वाउचर नंबर लिख लें, इनवॉइस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर एलएफ का कॉलम आपको सभी का पता ही है, एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, यानी ये ट्रांजेक्शन लेजर के अंदर कौन से पेज नंबर पर है वो ट्रांजेक्शन, वहां के पेज नंबर जो होंगे वो मेंशन होते हैं, अपने यहाँ खाली रहता है ये। फिर अमाउंट के कॉलम में अपने को अमाउंट लिखना है, सेम चीज इधर भी है, उधर वाली साइड डीआर साइड, इधर वाली साइड सीआर साइड। अब बात करते हैं रूल की, कि कैश बुक में एंट्री जो होती है, ट्रांजेक्शन को जो रिकॉर्ड किया जाता है उस पर कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है। तो जैसे देखिए कैश बुक बना रहे हैं हम लोग, तो आपको पता है कैश अकाउंट जो है कौन से टाइप का अकाउंट है, कैश अकाउंट कौन सा टाइप का है, रियल है। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है आपको, जनरल एंट्री का रूल, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी अगर बिजनेस के अंदर कोई चीज आ रही है तो उसको डेबिट करना है, और बिजनेस से कोई चीज जा रही है तो उसको क्रेडिट करना है। अब यहां पर कोई चीज से मतलब होगा कैश से, यानी कैश अगर बिजनेस के अंदर आ रहा है तो आप उसको डेबिट में लिखेंगे, और कैश बिजनेस से जा रहा है तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे। ये चीज आपने पहले भी जनरल एंट्री वाले में सब में यही रूल लगाया था आपने, कि कैश आ रहा है या जा रहा है, ये देखो कैश आ रहा है तो आप उसके अकाउंट को डेबिट कर रहे थे, और कैश जा रहा था तो उसके अकाउंट को आप क्रेडिट कर रहे थे। सेम चीज यहां पर भी करनी है आपको। अगर कैश रिसीव हो रहा है, क्या, अगर कैश रिसीव हो रहा है यानी बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है तो आप उसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर बिजनेस से कैश जा रहा है तो उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे।
बेटा कैश बुक से इजी कोई बुक है ही नहीं, है ना। कैश बुक से इजी और कोई बुक नहीं है। सीधा सा फंडा है इसका, पैसा आया तो डेबिट में लिखो, पैसा गया तो क्रेडिट में लिखो, बस। इससे ज्यादा माथाफोड़ी नहीं है कि क्या करना है, किसको रिकॉर्ड करेंगे, कौन कौन से रूल लगाने पड़ेंगे। कोई रूल नहीं लगाना, एक ही रूल है बस। कैश आ रहा है तो इधर लिख दो, कैश जा रहा है तो इधर लिख दो, बस। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। क्लियर? रूल समझ में आ गया सबको? अब बात करते हैं इसके अंदर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर डेबिट साइड में लिखा जाता है टू बैलेंस बीडी। क्या लिखा जाता है? टू बैलेंस बीडी। अब टू बैलेंस बीडी का मतलब भी आपको पता है, लेजर आपने सभी ने पढ़ी है। तो ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो बैलेंस बीडी के नाम से लिखा जाता है। और आप सभी को यह भी पता है कि कैश का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? ओपनिंग बैलेंस डेबिट, क्योंकि कैश असेट्स है और जितनी भी असेट्स होती है उन सभी के ओपनिंग बैलेंस डेबिट होते हैं। तो कुछ मतलब कुछ को छोड़ करके, जैसे हम बैंक का बैलेंस क्रेडिट भी होता है, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम देखते हैं कैश का बैलेंस जो होगा ओपनिंग बैलेंस, वो टू बैलेंस बीडी के नाम से यहां लिख लेंगे। फिर इसके बाद में जितने भी ट्रांजेक्शन आएंगे उनमें कैश अगर आ रहा होगा तो हम इधर सबको टू टू लगा करके लिखते जाएंगे, और अगर कैश जा रहा होगा तो हम इस तरफ बाय बाय लगा करके उन सारे ट्रांजेक्शन को लिखते जाएंगे जिन जिन में कैश हमारा गया है। ठीक है? फिर डीआरसीआर की टोटल करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, जैसा कि आपने अभी लेजर में बैलेंस निकाले थे, सेम टू सेम वैसे ही करना आपको। कोई नई चीज नहीं पढ़ रहा, हम लेजर ही पढ़ रहे हैं, ये समझ लीजिए। और कैश बुक जो है वो एक तरह से कैश अकाउंट ही है ना। तो बैलेंस लिखा, पैसे आए इधर लिखेंगे टू टू लगा के सब में, पैसे जाएंगे तो इस तरफ लिख लेंगे बाय बाय लगा करके, फिर टोटल कर लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे और बैलेंस निकाल लेंगे। ठीक है? ऐसा ही करना है आप लोगों को। तो ये है अपनी सिंगल कॉलम कैश बुक। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका ये कंसेप्ट समझ में आ जाए पूरा, है ना। लेकिन क्वेश्चन करें उससे पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं आपको। क्वेश्चन कुछ भी आए कैश बुक से रिलेटेड, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। पहला रूल तो ये कि कैश बुक के अंदर केवल कैश के ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन के अंदर आपको क्रेडिट के ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, और देंगे ऐसे ट्रांजेक्शन जानबूझ करके दिए जाते हैं बीच में, ताकि आप उसको पता लगे कि आपको कितना कंसेप्ट आपका क्लियर, आपको कितना आता है उसमें। तो अगर बीच में कहीं क्रेडिट के ट्रांजेक्शन आ जाए तो उनको आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। फर्स्ट थिंग तो ये। सेकेंड थिंग, जैसा कि हम अभी बात कर रहे हैं सिंगल कॉलम या सिंपल कैश बुक की, और मैंने कहा इस बुक के अंदर केवल एक ही कॉलम होता है कैश का, कि दोनों कॉलम जो है वो कैश के ही हैं। बैंक से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होता है। तो अब ये भी ध्यान रखना है आपको, अगर सिंगल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन आता है और उसमें बैंक के ट्रांजेक्शन दे रखे हैं तो उनको आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। क्लियर ये चीज? तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है जब आप सिंगल कॉलम कैश बुक बनाएंगे तब। बाकी की बाद में देखेंगे डबल कॉलम में क्या नियम है, उनके नियम मतलब कुछ। तो फिलहाल अभी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छा सा, ताकि आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास में है बुक टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन। पेज नंबर है मेरे पास 10.37 सॉरी, पेज नंबर 10.37। क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 10.37 टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है और कैसे करना है। प्रिपेयर अ सिंपल कैश बुक। आ गया क्वेश्चन, क्या बनानी है आपको? प्रिपेयर अ सिंपल कैश बुक ऑफ गोपाल फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। किसकी बुक है? गोपाल की। तो आप सबसे ऊपर हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर कैश बुक, आगे लिखना चाहे ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, फॉर गोपाल या ऑफ गोपाल, लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे हेडिंग डाल दीजिए कैश बुक और अपना फॉर्मेट बना लीजिए। अब इसके अंदर ट्रांजेक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जैसे दे रखा है 2020 अप्रैल 1 गोपाल कमेंस्ड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैश ₹2 लाख। गोपाल ने अभी नया नया बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख रुपए कैश लगा करके। ठीक है? तो देखिए अब अगर पहले से बिजनेस चलता आ रहा है तो उसका कुछ बैलेंस आपको दे रखा होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन के अंदर आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा हो। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो आपको यहाँ पर टू बैलेंस बीडी के नाम से ओपनिंग बैलेंस लिखना है। लेकिन अभी फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन के अंदर कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, क्योंकि बिजनेस तो अभी स्टार्ट हो रहा है। तो मैं अभी इसको यहां से क्लियर कर रहा हूं। तो ये कब आता है? जब ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा हो तभी आता है, बाकी नहीं लिखना है आपको। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से। अभी मैं यहां पर क्या है, देखो अभी बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस में कैश आ रहा है, उसने कहा कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, तो कैश आ रहा है बिजनेस के अंदर।
किसके नाम फॉर्म में आ रहा है? कैपिटल की फॉर्म में। तो हम यहां पर क्या लिख लेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? फर्स्ट ट्रांजेक्शन, फर्स्ट ट्रांजेक्शन था आपका 2020 अप्रैल 1। क्या किया? बंधन बिजनेस स्टार्ट किया, तो कैश आ रहा है बिजनेस के अंदर, तो हम एंट्री कर देंगे टू कैपिटल अकाउंट। आ रहा है इसलिए डेबिट साइड में लिख दिया। कितने रुपीज लाया था वो? 2 लाख रुपीज। तो ये 2 लाख रुपीज जो है वो डेबिट साइड में हमने लिख दिए हैं टू कैपिटल के नाम से। फिर सेकेंड ट्रांजेक्शन देखिए, ऑन 4 अप्रैल परचेज फॉलोइंग एसेट्स फॉर द बिजनेस। कुछ एसेट्स परचेज किए उसने बिजनेस के लिए। क्या क्या परचेज किए? तो एक तो परचेज किया उसने कंप्यूटर 16,000 में, फर्नीचर 18,500 एंड मशीनरी 32,000। पेमेंट मेड बाय चेक। क्या हो गया? पेमेंट किससे किया? पेमेंट चेक से कर दिया बंदे ने। तो अब क्या करेंगे? ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक के अंदर। सिंपल सिंगल कॉलम कैश बुक है, तो सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था ये केवल कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करता है, बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता है। जबकि यहां पर क्या लिखा है? असेट्स परचेज की है और उसका पेमेंट किससे हुआ है? चेक से हुआ है। और चेक से अगर पेमेंट होता है तो पैसा कहां से कटता है? कहां से डिडक्ट होता है? बैंक अकाउंट से। तो इसलिए ये ट्रांजेक्शन यहां पर रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये सेकंड वाला जो ट्रांजेक्शन है अप्रैल 4 का, इसको आप छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अप्रैल 6 का अगला ट्रांजेक्शन क्या है हमारा। परचेज गुड्स फ्रॉम द भूषण इन कैश ₹40,000। परचेज गुड्स फ्रॉम भूषण इन कैश। कैश में परचेज किया आपने भूषण से गुड्स 40,000 रुपीज का। तब आप बताइए इस ट्रांजेक्शन में कैश आएगा या जाएगा? बिजनेस के अंदर आपने गुड्स परचेज किया है, तो परचेज करोगे तो गुड्स तो आएगा, लेकिन कैश आएगा या जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, परचेज करेंगे तो कैश जाएगा। और कैश जाता है तो किस तरफ लिखते हैं हम? सीआर साइड में। तो डेट डाल देते हैं हम अपनी 2020। ट्रांजेक्शन की डेट थी हमारी अप्रैल 6। क्या लिखेंगे? बाय परचेज। गुड्स परचेज किया था तो बाय परचेज के नाम से अमाउंट लिख लेते हैं इसका 40,000 रुपीज। ये बाय परचेज 40,000 आ जाएगा। क्लियर? देखिए स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन के साथ में आपको एक चीज और समझा देता हूं मैं जीएसटी के बारे में भी। जैसा कि कुछ क्वेश्चन आपके होंगे जीएसटी वाले भी। 2019 एडिशन बुक जिसके पास में, उसकी बुक में तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जीएसटी के। 20 वालों के लिए कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही हैं और वो भी इस चैप्टर में नहीं होंगे। जीएसटी वाला जो आपको टॉपिक दे रखा है उसके अंदर कहीं क्वेश्चन में समझा रखा है। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ जीएसटी का ट्रीटमेंट किस तरह से करना है। जैसे अगर आपने अब गुड्स परचेज किया है और सपोज कीजिए इस ट्रांजेक्शन के साथ में दे रखा है आपको इस पर जीएसटी भी लगाना है, आपको 6% सीजीएसटी 6% एसजीएसटी लगाना है, तब उसको कैसे लिखेंगे? आपने बाय परचेज तो लिखा ही है इस तरफ, इसी के साथ साथ में आप इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट और लिख देंगे और उनका जो भी अमाउंट होगा, यानी 6% बोला मैंने, तो 2,400 रुपीज जो है जीएसटी का अमाउंट भी इस तरह से अपने को लिख लेना है। कब लिखना है? जब क्वेश्चन में दे रखा हो तब। फिलहाल अभी मेरे इस क्वेश्चन में नहीं है, मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया है कि अगर परचेज इस तरफ आ रहा है तो परचेज के साथ में कौन सा लगता है? जीएसटी इनपुट। तो इनपुट जीएसटी भी आपको इसी तरफ लिखना है और अमाउंट लिख लेना उसका भी। और यही चीज अगर सेल्स होती तो हम सेल्स इस तरफ लिखते हैं, क्योंकि सेल्स करते हैं तो पैसे आते हैं हमारे पास, कैश आता है और आता है तो कैश इस तरफ लिखते हैं। तो यहां पर टू सेल्स लिखेंगे। सेल्स के साथ में कौन सा जीएसटी लगता है? आउटपुट। तो उसी के नीचे टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी या टू आउटपुट आईजीएसटी, जो भी होगा वो हम लिख लेंगे इसके नीचे और अमाउंट के कॉलम में लिख लेंगे। क्लियर? तो जीएसटी अगर आता है तो जीएसटी भी आपको उसी तरफ लिखना है जिस तरफ आप परचेज, सेल्स या जो भी रिसिप्ट्स और पेमेंट का अमाउंट लिख रहे हो उसी तरफ आपको जीएसटी भी लिखना है। तब जब क्वेश्चन में दे रखा हो आपको जीएसटी चार्ज करना है, तब अपनी मर्जी से ना लगा देना है ना। तो ये मिटा देता हूं मैं, मेरे क्वेश्चन में भी जीएसटी नहीं था इसलिए। क्लियर? चलिए अगले ट्रांजेक्शन पर चलते हैं। अगला ट्रांजेक्शन है हमारा अप्रैल 8 को। पेड वेजेस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। आपने वो मशीन खरीदी थी पहले चेक में, चेक देकर के, वो तो उसको तो रिकॉर्ड नहीं किया हमने क्योंकि चेक से पेमेंट किया था। अब वो क्या कह रहा है कि उस मशीनरी को इंस्टॉल करवाने पर खर्चा हुआ वेजेस दिया आपने और वेजेस का पेमेंट किया 4,000 रुपीज का। कैश में ही हुआ है पेमेंट, तो लिखना पड़ेगा। अब पेमेंट किया है तो वेजेस का तो क्या होगा? कैश आएगा या जाएगा? ऑब्वियस ही बात है, पेमेंट करे जाएगा ही कैश। तो
इस तरफ लिखेंगे जाएगा, इसलिए सीआर साइड में। ये ट्रांजेक्शन की डेट थी आपकी अप्रैल 6 और इसकी है अप्रैल 8। क्या लिखेंगे? बाय, क्या लिखूं? वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। क्या लिखूं? बाय वेजेस। सही है? वेजेस लिखा सही है क्या? नहीं है, वेजेस सही नहीं है। क्यों नहीं है सही वेजेस? क्योंकि उसने क्या बोला है? वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन। और हम जानते हैं किसी भी फिक्स्ड एसेट्स का इंस्टॉलेशन चार्जेस जो होता है वो उसकी कॉस्ट में ऐड होता है। पढ़ा है आपने ये सब? आपने कंसेप्ट वाला चैप्टर पढ़ा है, उसमें भी पढ़ा है। आपने जनरल वाला चैप्टर पढ़ा, उसमें भी पढ़ा। आपने एंट्री की होगी, वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीनरी ₹10,000। एंट्री कीजिए जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री आप लोगों ने क्या की थी? मशीनरी टू कैश। क्या की थी? मशीनरी टू कैश, ना कि वेजेस टू कैश। तो अभी भी यहां पर वेजेस नहीं आएगा, अभी यहां पर क्या आएगा? मशीनरी अकाउंट। क्योंकि वेजेस का पेमेंट जो मशीनरी के इंस्टॉलेशन पर लगा है वो उसकी कॉस्ट में ऐड होता है, इसलिए यहां पर लिखेंगे हम बाय मशीनरी। और अमाउंट है हमारा इंस्टॉलेशन का 4,000 रुपीज, तो ये 4,000 यहां लिख लेते हैं। क्लियर? समझ में आ गया 8 अप्रैल का ट्रांजेक्शन। अगला ट्रांजेक्शन हमारा अप्रैल 12 को, कंप्यूटर रिपेयर चार्जेस ₹1900। कंप्यूटर रिपेयरिंग चार्जेस, रिपेयरिंग चार्जेस है तो आपने दिए ही होंगे पैसे, लिए तो नहीं होंगे, तो पे कर रहे हैं। तो किस तरफ लिखेंगे? सीआर में। ट्रांजेक्शन है हमारा 8 के बाद में 12 का, बाय कंप्यूटर रिपेयरिंग चार्जेस, या आप ओनली रिपेयरिंग चार्जेस भी लिख सकते हैं। कितने रुपए हैं? 1900 रुपीज। तो ये कंप्यूटर रिपेयरिंग चार्जेस जो है वो हमने 1900 लिख लिए सीआर साइड में, क्योंकि पेमेंट है ये इसलिए। अगला ट्रांजेक्शन है हमारा अप्रैल 15 को, पेड वेजेस। पेड वेजेस, वेजेस पे की है तो कैश आ रहा है, जा रहा है? जा रहा है। इस तरफ लिख लें, तो यहां लिख लेते हैं बाय वेजेस अकाउंट। ये था हमारा ट्रांजेक्शन अप्रैल 15 को, वेजेस अकाउंट। और अमाउंट दिया है इन्होंने 15,000 रुपीज का, तो ये 15,000 रुपीज लिख लेते हैं वेजेस पेड। फिर उसके बाद इसी डेट को, सेम डेट को ट्रांजेक्शन है हमारा अगला, परचेज पोस्टेज स्टैंप्स। क्या परचेज किए? पोस्टेज स्टैंप। तो ये भी पेमेंट ही है, सीधी सी बात। वही सेम डेट अप्रैल 15 बाय पोस्टेज स्टैंप। पोस्टेज स्टैंप परचेज किए इन्होंने ओनली 150 रुपीज के, तो ये 150 रुपीज लिख लिया हमने पोस्टेज स्टैंप के। फिर अगला ट्रांजेक्शन इसी डेट को, पेड फॉर स्टेशनरी ₹2700। पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी के लिए पे किए हैं तो ये भी पैसे जा ही रहे हैं। तो सेम डेट को बाय स्टेशनरी, अमाउंट है हमारे पास में 2700। ये 2700 रुपीज लिख लेते हैं स्टेशनरी का अमाउंट। देन उसके बाद में अगला ट्रांजेक्शन है हमारा अप्रैल 19 को। अप्रैल 19 को क्या है ट्रांजेक्शन? सोल्ड फॉर कैश हाफ द गुड्स परचेज फ्रॉम द भूषण टू अनिल कृष्णा एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% एंड अलाउड हिम ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन आया, देखिए हमारा क्या दिया हुआ है। अप्रैल 19 को आपने क्या किया? सोल्ड फॉर कैश हाफ द गुड्स परचेज फ्रॉम द भूषण। आपने जो गुड्स भूषण से परचेज किया था उसका हाफ गुड्स आपने सेल कर दिया है। कितना? हाफ गुड्स। किससे परचेज किया था? जो भूषण से। तो पहले हमें ऊपर देखना पड़ेगा भूषण से कितना गुड्स परचेज किया था हमने। तो देखिए भूषण से कितना परचेज किया था आप लोगों ने, ये दे रखा है आपको अप्रैल 6 के ट्रांजेक्शन के अंदर, जो कि हमने यहाँ पर रिकॉर्ड भी किया था। ये बाय परचेज के नाम से 40,000 रुपीज। यहाँ पर ऊपर देखिए आप ट्रांजेक्शन दे रखा है, अप्रैल 6 को भूषण से परचेज किया है इन कैश ₹40,000, यानी 40,000 रुपए का गुड्स आपने भूषण से परचेज किया है। ये कैलकुलेशन समझिएगा इधर। उसमें से कितना गुड्स हम सेल कर रहे हैं? हाफ, यानी 40,000 का 40,000 रुपीज का हाफ कितना हो गया? 20,000। इट मीन्स हम 20,000 रुपीज का गुड्स सेल कर रहे हैं इन कैश। किसको? अनिल को। एट अ 25% प्रॉफिट। क्या किया? 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट एड किया और फिर सेल किया। तो मैं क्या करता हूं, 20,000 में 25% एड कर देता हूं, तो 20,000 का 25% कितना होता? कितना होगा? 5,000।
20,000 रुपीज कॉस्ट प्राइस है, इसका 25% निकाल रहा हूं 20,000 का, तो कितना होता है 5,000 रुपीज। क्या है प्रॉफिट ऐड करेंगे इसके अंदर, तो टोटल गुड्स कितने में सेल किया उसने 25,000 रुपीज में। समझ में आया। पहले 40,000 का परचेज किया था भूषण से, उसका हाफ किया 20,000, उसमें 25% प्रॉफिट ऐड किया 5,000, तो हो गया 25,000, और साथ में उसने डिस्काउंट भी दिया उसको। 25% प्रॉफिट जोड़ने के बाद में उसने 5% डिस्काउंट दे दिया। कौन सा, ट्रेड डिस्काउंट। तो 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो क्या करेंगे 5% डिस्काउंट माइनस करते हैं इसमें से। 25,000 रुपीज का 5% कितना होता है, कितना होगा मेरे ख्याल से 1250 रुपए, यानी 1250 रुपीज। डिस्काउंट है तो माइनस कर देते हैं, कितना बच रहा है 23,750, यानी 40,000 रुपीज के गुड्स का हाफ गुड्स हमने 20,000 का गुड्स 5,000 के प्रॉफिट ऐड करने के बाद 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया, और इस गुड्स को हमने सेल कर दिया अनिल को 23,750 रुपीज में। ठीक है, सेल किया है तो पैसा आएगा या जाएगा, क्या होगा पैसा, ऑब्वियस सी बात है सेल करेंगे तो पैसा आएगा हमारे पास में, कैश रिसीव हो रहा है। रिसीव होता है तो इस तरफ लिखते हैं, तो हम इस तरफ लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट। क्या लिख देंगे, टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा 23,750 रुपीज। कैलकुलेशन कैसे हुई समझ में आ गया। पहले प्रॉफिट ऐड किया 25%, फिर ट्रेड डिस्काउंट लेस किया 5%, रिमेनिंग अमाउंट कैश में रिसीव हो जाएगा 23,750। ये 23,750 हमने यहां लिख दिया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर चलते हैं। ऑन अप्रैल 24, ये था हमारा ट्रांजेक्शन अप्रैल 19 को। अगला ट्रांजेक्शन 24 को, पेमेंट टू द कारपेंटर फॉर द रिपेयर्स ऑफ द पर्सनल फर्नीचर रुपीज 350। क्या किया है, कारपेंटर को पेमेंट किया 350 रुपीज का फॉर द रिपेयरिंग ऑफ द पर्सनल फर्नीचर। अपने पर्सनल फर्नीचर के रिपेयरिंग के पैसे भी बिजनेस से दे रहा बंदा, तो क्या हो गया, ये पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल हो गया, पेमेंट कर रहा है, इट मींस कैश जा रहा है, और पर्सनल यूज के लिए इसलिए क्या है वो ड्रॉइंग्स होगी। क्या होगी, ड्रॉइंग्स होगी। तो अप्रैल 24 बाय ड्रॉइंग्स लिखने का ध्यान रखिएगा। देखिए यहां पर हमने रिपेयर्स नाम नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो पर्सनल फर्नीचर जो था उसकी पर्सनल फर्नीचर की रिपेयरिंग के पैसे दिए। लेकिन अगर यही पैसे उसने बिजनेस की फर्नीचर की रिपेयरिंग के दिए होते तो हम यहां पर बाय रिपेयर्स के नाम से उसको लिखते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया ट्रांजेक्शन 24 को। अगला है 26 को ट्रांजेक्शन हमारा, पेड फॉर द मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ द श्रीमती गोपाल। मतलब अपनी वाइफ के मेडिकल एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहा बंदा बिजनेस से। अपनी पर्सनल वाइफ भी है तो पर्सनल वाइफ के मेडिकल एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहे हैं तो वो पर्सनल एक्सपेंसेस हो गया, और पर्सनल एक्सपेंसेस उसको भी हम ड्रॉइंग्स के नाम से लिखेंगे। ये है ट्रांजेक्शन 26 को, तो बाय ड्रॉइंग्स, बाय ड्रॉइंग्स के नाम से पर्सनल है 1800 रुपए, यानी 1800 रुपीज मेडिकल का पेमेंट कर दिया है। चलिए लास्ट ट्रांजेक्शन ऑन अप्रैल 30, पेड फॉर द शॉप रेंट। शॉप का रेंट पे कर दिया, पे फॉर द शॉप रेंट, पे कर रहा है, पैसे जा रहे हैं किधर लिखेंगे, सीआर में। तो ये लास्ट ट्रांजेक्शन जो था हमारा अप्रैल 30 को, वो भी लिख लेते हैं बाय रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट है हमारा अमाउंट 2,500 रुपीज। कितना है 2,500 रुपीज जो है वो हमारा रेंट का पेमेंट हमने कर दिया है। तो इस तरह से स्टूडेंट आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी सारे ट्रांजेक्शन हमने लिख दिए, कौन से ट्रांजेक्शन किधर आने चाहिए थे उसके अकॉर्डिंग लिख दिए। अभी मैं ये अपनी कैलकुलेशन जो है यहाँ से थोड़ी इरेज कर लेता हूँ ताकि अपना अच्छा सा फॉर्मेट जो मैंने मेहनत की है वो मेरे दिखे यहाँ पर। तो ये मेरा केस बुक का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से अपने ट्रांजेक्शन को लिखना है। अब आते हैं अपने मेन इसको फाइनल टच देने में। क्या करना है, सबसे पहले हम उस साइड की टोटल करेंगे जिस साइड की टोटल ज्यादा होगी। क्या करेंगे, उस साइड की टोटल करते हैं जिस साइड की टोटल ज्यादा है। मुझे इधर की ज्यादा दिख रही है क्योंकि 2 लाख का फिगर है, उधर लेक वाला कोई अमाउंट है भी नहीं,
तो मैं टोटल कर लेता हूं इस तरफ की। टोटल हो रही है मेरी 2,23,750। ठीक है, 2,23,750 होगी मेरी डीआर साइड की टोटल। फिर मुझे करनी है सीआर साइड की टोटल, जिसमें से डीआर में से सीआर वाले को लेस करना, और जो बचते हैं अमाउंट वो अप्रैल 30 यानी लास्ट डेट को हम लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी के नाम से। किस नाम से लिखते हैं? क्लोजिंग बैलेंस को हम बाय बैलेंस सीडी के नाम से। तो डीआर की टोटल हो गई ये, इसमें से सीआर वाली टोटल को माइनस कर देते हैं। तो पहले सीआर की टोटल तो करते हैं कितनी हो रही है, तो कीजिए सब जना टोटल कितनी हो रही है। 20, 50, 55, तो देखिए सीआर साइड की टोटल आ रही है 68,400 रुपीज। ठीक है, मैंने कर ली है, आप एक बार और चेक कर लीजिएगा इसको। सीआर साइड की टोटल होती है 68,400, डीआर साइड की आ रही है टोटल 2,23,750। तो अपन माइनस कर देते हैं 223,750 में से 68,400 रुपीज को। ये हमारा अमाउंट बच जाएगा अमाउंट बचता है 1,55,350। कितना बैलेंस बच रहा है? 1,55,350। तो बैलेंस बच रहा है, ध्यान लिख देते हैं बैलेंस में। ये अमाउंट लिख दिया हमने बैलेंस के अंदर 1,55,350, और टोटल कर देते हैं बराबर इन दोनों साइड की 2,23,750। कंप्लीट। चेक कर लीजिए आंसर बुक में आ रहा है अपने ये आंसर। तो देखिए बुक में आ गया आंसर हमारा 1,55,350 जो हमारा बैलेंस है वो हमारा आंसर आ चुका है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। पैसे आते हैं, कैश रिसीव हो रहा है, डेबिट में लिखेंगे। कैश आप पे कर रहे हैं वो सब क्रेडिट में लिखेंगे। फिर डीआर सीआर टोटल करेंगे। डीआर की टोटल हमेशा मेरे ज्यादा ही होगी, है ना। डीआर साइड की टोटल हमेशा ज्यादा होगी, तो आंख बंद करके डीआर साइड की टोटल कर लेना। सीआर साइड वाली टोटल माइनस करना, उसमें से डिफरेंस जो भी आएगा बैलेंस सीडी के नाम से लिख देना। ये आपका आंसर है। जो क्लोजिंग बैलेंस है कैश का वो टोटल इक्वल कर देनी है। जो चीजें आपको ध्यान रखनी है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ओनली कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन लिखने हैं। क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन हो तो उनको छोड़ देना, और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन तो उनको भी छोड़ देना। जैसा हमने एक 4 अप्रैल वाला जो ट्रांजेक्शन था वो हमने ड्रॉप कर दिया। क्यों कर दिया ड्रॉप? क्योंकि वो ट्रांजेक्शन में पेमेंट जो था वो चेक से हो रहा था इसलिए। लेकिन हम ये बनाना है सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें चेक का कोई काम ही नहीं है, केवल कैश के ट्रांजेक्शन को ही हमें लिखना है, इसलिए हमने कैश के ट्रांजेक्शन ही लिखे हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो अब गिने चुने क्वेश्चन और है इसके, इस टॉपिक के, सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक के, और बहुत इजी टॉपिक है। कोई लोड लेने वाली ज्यादा कुछ बात नहीं है ऐसी। तो बाकी क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। थैंक यू।